नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उनमें कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आज एक और प्रोफेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आज हैं डॉक्टर आशा रावल मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। डॉक्टर आशा रावल मैम काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, जो कि अपने इस फील्ड में 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं या जिस प्रोफेशन की चर्चा करने वाले हैं उसको हम गायनो एंड ऑप्स करके बोलते हैं। तो मैं मैम से पहले पूछना चाहूँगा कि मैम आपका वैसे प्रोफेशन क्या है मेनली, और आपने क्या क्वालिफ़िकेशंस की हैं उसके लिए? मेरा देखिए प्रोफेशन तो मेनली पहले तो डॉक्टर है। एक डॉक्टर बनते हैं और उसके बाद मैं जो हूँ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो उसमें हम जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी कहते हैं। तो जब हम लोग अपना MBBS का कंप्लीट कर लेते हैं तब हम सोचते हैं कि हम किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो अगर जो भी इस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए ज़रा सा मेरी सलाह है कि ये एक कठिन प्रोफेशन है, बहुत मेहनत करने वाला है, और ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। इट्स 24/7। आप कभी भी आपको बुला सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। खाने का कोई टाइम नहीं होता, सोने का कोई टाइम नहीं होता। तो आप जो लोग ऐसी मेहनत करने पे सोचते हैं कि कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो वही इस प्रोफेशन के ऊपर जाए। अगर जो लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं और आराम से दूसरा काम करें, तो उनके लिए अदर फील्ड्स हैं लाइक पैथोलॉजी, स्किन वगैरह। लेकिन इसमें आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आप 12th में, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये अपने बायोलॉजी और साइंस सब्जेक्ट्स लें, तो तभी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपको काफ़ी मेहनत करके एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिसे कि नीट कहते हैं। और नीट एग्ज़ाम में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जो भी आप ऑप्शन मेडिकल कॉलेजेस के देते हैं उसमें वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। और जब ये एक लंबा कोर्स है और जैसे मैंने कहा थोड़ा मेहनत का भी कोर्स है। तो ये अभी जो है 4.5 साल का कोर्स है, और 4.5 साल के बाद 1 साल आपका इंटर्नशिप होती है और तब आपको डिग्री मिलती है। तो तब एक आप सामान्य डॉक्टर बनते हैं और फिर आप अपना फील्ड को चूज़ करते हैं। और अगर आप ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को चूज़ करते हैं तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ता है उस विभाग में। और उसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं या आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो डिप्लोमा करने के लिए आपको 2 साल उस डिपार्टमेंट में वर्क करना पड़ेगा, पेशेंट्स देखने पड़ेंगे, असिस्टेंस करना पड़ेगा, और फिर एग्ज़ाम्स होता है तो उसको DGO या DNB कहते हैं। और जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनको 1 साल और देना पड़ता है, और ये फिर एग्ज़ाम होके आप एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बन सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। आपने अच्छी तरह से बता दिया है कि हम कैसे इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मेरा मैम क्वेश्चन है कि पहले तो हमें ये क्लियर करें कि ये गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स जो 2 टर्म्स आपने मुझे बताई हैं, ये होती क्या है मैम? देखिए, ये दोनों टर्म्स जो हैं, जब हम ये पढ़ाई करते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए इसमें अनिवार्य होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो महिलाओं की हेल्थ से संबंधित है, और ये हेल्थ जो है किशोर अवस्था से लेके मीनोपॉज तक की जो हेल्थ है, और मेनली ये कवर करती है डिजीज़ को या हेल्थ को जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित रखती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम कहेंगे तो उसमें हमारा यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज और वजाइना वगैरह आते हैं। तो इनमें जो भी बीमारी होती है, चाहे वो बच्चों में, किशोरियों में हो, या बड़ी लेडीज़ में हो या मीनोपॉजल लेडीज़ में हो, वो उस सब का गायनेकोलॉजी से संबंधित
रहता है। और इसमें यही नहीं है, हम इसमें जैसे कुछ बीमारियों का मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि बहुत कॉमन है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड की इरेगुलरिटीज़ का। किसी को देर में पीरियड आते हैं, किसी को जल्दी आते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये काफ़ी देखा जाता है। तो ये इसका यहाँ पे जांच होती है, आप डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं और वो फिर आपको डायग्नोज करते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है और आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ट्रीटमेंट भी 2 प्रकार के हैं, एक तो मेडिसिनल है और दूसरा ऑपरेटिव है। तो कई चीज़ें तो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाती हैं, और उसमें हमको डायग्नोसिस के समय में कुछ इन्वेस्टिगेशंस का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हैं, और या आजकल अल्ट्रासाउंड का बहुत वैल्यू है, और ऐसे ही बहुत सारे, और MRI आ जाता है, या कॉल्पोस्कोपी है, हिस्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूट्रस को अंदर से देख सकते हैं। और इन सब, तो इस तरह से ये डायग्नोसिस करके बीमारियों का हो सकता है। और जो और बीमारियां हैं, जैसे कि रसोली हो गई, या कैंसर्स हो गए, या और कोई जटिल बीमारियां हो गई, तो उसका भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और फिर उनका इलाज ऑपरेशन से होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स जो होती है वो सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ों से डील करती है। प्रसव के समय में, जब गर्भावस्था के समय में जो मदर की देखभाल है, जो बच्चे की देखभाल, कैसे बढ़ रहा है बच्चा, किस तरह से उसका पोषण होना चाहिए है, माँ का पोषण है, क्या दवाइयाँ मिलनी चाहिए, क्या टीके लगने चाहिए, और किस तरह से इसमें बीच बीच में अल्ट्रासाउंड्स का भी होता है। अब कोई सोचते हैं कि बेकार में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड का बहुत रोल है। इसमें शुरुआत में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे कि हमको पता चलता है कि कितनी बढ़त है, और उसको लेके फिर हम आगे चलते हैं। एक 3rd वीक में भी, 3rd मंथ में भी अल्ट्रासाउंड होता है। वो आपका बच्चे के में कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं है, उसके लिए होता है। और एक 5वें मंथ में अनिवार्य होता है, जिसमें कि कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे में जो बनावट में होती हैं वो देखते हैं। तो ये 3 तो बहुत ज़रूरी हैं। और ऑब्स्टेट्रिक्स में सिर्फ हम लोग ये गर्भावस्था में जो गर्भावस्था है और इससे रिलेटेड और जो बीमारियां, मान लीजिए डायबिटीज़ है, उसके संग हाइपरटेंशन है, उसके संग, तो उसमें डील करते हैं। ओके, तो हमें ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि किस तरह से गायनोकोलॉजी एंड ऑप्स का सब्जेक्ट किया जाता है, या किस तरह से इसमें प्रोफेशन में जो चीज़ें कवर की जा रही हैं, क्या क्या कवर की जा रही है। मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि हमने अभी ये पता कर लिया कि क्या होता है, अब आप मुझे बताइए कि ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है, क्यों डिजीज़ हो क्यों रही है, प्लीज़ इसके बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, ये डिजीज़ तो आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ देख रही हूँ, वो बहुत कुछ आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और अब हम, जैसे पहले होता था कि बच्चे पढ़ते थे, खेल कूद करते थे बाहर, और हर समय कंप्यूटर पे नहीं बैठे रहते थे। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, और हमारे खान पान में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो जैसे कि आजकल ये फास्ट फूड का, मोमो का, आपके चाउमीन वगैरह का, इन बर्गर, पिज़्ज़ा का, इन सब का बहुत बच्चे को शौक़ हो गया है, और ये पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। तो इससे उनका पेट तो भरता है, लेकिन जो उनके शरीर को बढ़ने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नहीं होती है। और जो ये बैठने का स्टाइल और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इससे मोटापा भी बढ़ता है, और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आजकल लड़कियों में, यंग लड़कियों में और लेडीज़ में भी एक बीमारी है PCOD।
तो पीसीओडी में क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और मुंह पे बाल आ जाते हैं, आपका फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि वो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये लेडीज़ हम लोग के पास बहुत आती हैं। तो इनका सबसे अच्छा इनका एडवाइस देना है कि इनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। दे शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, और जो आम घर का खाना है वो इनको लेना चाहिए। और एक्सरसाइज का बहुत रोल है, और अपना अगर ये वेट कम कर लेती हैं तो इनको बहुत सारी बीमारियों से बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। जैसे कि डायबिटीज़ ही है, मान लीजिए किसी में, अगर वो अपने भोजन में जो बताया जाता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करिए, एरेटेड ड्रिंक्स को मत लीजिए या शुगर नहीं लीजिए, और साथ साथ में आप पौष्टिक खाना खाइए और एक वर्कआउट करना, एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे सब चीज़ में इनका बहुत जल्दी बदलाव आता है। ओके, तो लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हम फीमेल्स में हो रही हैं, और फीमेल्स में क्या मेल्स में सभी में हो रही हैं। और इसका यही ऑप्शन है, इसमें यही मतलब हम कह सकते हैं इसको कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमें अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और बाकी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू जहाँ पर हमें खाने में पोषक तत्व मिले वही खाने को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो मैम हमने अभी ये बात कर ली है कि क्या होता है, क्यों होता है, और आपने हम बच्चों को बता दिया, या जो भी इसको पॉडकास्ट को देख रहा है उनको बता दिया है कि कैसे आप इसको कैसे क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसके अलावा क्वालिफिकेशन में आप कुछ ऐड करना चाहेंगी कि क्या और क्वालिफिकेशन उसके लिए अनिवार्य है? देखिए, जो इसमें गायनेकोलॉजी में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो कि आगे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बड़ा फील्ड जो है वो हमारे यहाँ, अब फिर यही लाइफस्टाइल चेंजेस से ही मैं कहूँगी कि ये जो स्टेरिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, जो बच्चे नहीं होना है ना, ये भी बहुत अब बढ़ता जा रहा है। ये एक तो जैसे मैंने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके कारण बहुत पीसीओडी वगैरह जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और दूसरा जो है, जो लड़कियां का पहले जल्दी शादी हो जाती थी, तो जो एक पीरियड होता है कंसीव करने का 30 इयर्स तक ज़्यादा होता है। आजकल बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो कहते हैं अभी हम ये कर लें, हम वो कर लें, तब हम शादी करेंगे या फिर हम बच्चों को सोचेंगे। तो ये जो आपका कंसीवमेंट का टाइम होता है यूजुअली 30 इयर्स तक ज़्यादा होता है। अगर 30 इयर्स के बाद हो तो ये बहुत उसमें परेशानियाँ आने लगती हैं। तो ये एक बड़ी ब्रांच है, एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की या इसकी बहुत मांग है, और एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें कि आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं, जैसे कि अब आपका एल्डरली लेडीज़ हैं। एल्डरली लेडीज़ में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे हार्मोन्स कम होते हैं बॉडी में, फीमेल हार्मोन्स कम होते हैं, तो कुछ मसल्स पे उसका अफेक्ट होता है। तो आपने सुना होगा कि लेडीज़ को यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, या वो यूरिन रोक नहीं पा रहे हैं, एकदम अगर लग रहा है तो एकदम जाना पड़ता है उनको। तो इसके लिए भी एक ब्रांच है जिसको कि यूरोगायनेकोलॉजी कहते हैं, और ये भी बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। और इसमें आपका जो है वो बताते हैं कि कुछ तो एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ बताते हैं किस तरह से आपका यूरिन में इन्फेक्शन बार बार नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए है। एंड कुछ और जिनमें बहुत ही लैक्स हो गया है, बहुत एम्बैरसिंग होता है कि आप खड़े हैं और एकदम यूरिन निकल जाए या वो है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें। तो ये ब्रांच भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है, अब जो बच्चे एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं
जो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे, जिनको रुचि होती है, तो दे कैन टेक एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज एंड दे कैन बिकम टीचर्स। और आजकल अच्छे टीचर्स की बहुत ही ज़रूरत है, और जिनको पढ़ाई कराने का शौक़ है और अच्छा दिल से करते हैं, तो वो टीचर्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इस समय जो सिखाई हुई बातें होती हैं हमें हमेशा याद रहती हैं और हमारे पूरे जीवन में काम आती हैं। और जो लोग टीचर बनते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ मेडिकल कॉलेज में आप शुरू में आपने एक लेक्चरर से ज्वाइन किया, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, फिर आप प्रोफेसर बन गए। तो ये एक बहुत गर्व का सिचुएशन होती है। और इसमें आप सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, आप उनको वार्ड्स में ले जाते हैं, वार्ड्स में पेशेंट्स को दिखाते हैं, पेशेंट्स की डायग्नोसिस को पूछते हैं आपके हिसाब से क्या है, पेशेंट्स को एग्जामिनेशन करना सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आगे काम आती हैं। और एक जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्काई इज़ द लिमिट, दे कैन डू एनीथिंग आफ्टर दैट, और इसमें और सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो है, अब थोड़ा सा जो इस्टेब्लिश होना होता है उसमें काफ़ी पैसा लगता है और बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो कुछ लोग ये देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपका रेलवेज़ का हॉस्पिटल है, आर्मी का हॉस्पिटल है। आर्मी का तो आपको शुरू में से ही आर्मी में आना होगा, तो हॉस्पिटल्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी आपका बहुत ही ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और इसमें पेशेंट्स जो हैं काफ़ी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और आपको अगर आप इनको ट्रीट करते हैं आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप दूसरों की भी सेवा करते हैं। और इसके अलावा आप आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, जैसे कि मैक्स हो गया है, यहाँ कैलाश है, या और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी आप कार्य कर सकते हैं। आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें कि आप आउटडोर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, आपको देखने का, उनको डायग्नोस करने का, ट्रीटमेंट का। और अगर आप कुछ ऑपरेट करना चाहते हैं और आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी और हॉस्पिटल से टाई अप कर सकते हैं। और जब आपको, मैं सोचती हूँ ना कि एक बिल्कुल अपना एक प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने के लिए आपके लिए बहुत आपके पास अनुभव की ज़रूरत होनी चाहिए और एक्सपर्टाइज जो है, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि इसमें कभी भी कोई भी एकदम से ब्लीडिंग हो सकती है, एकदम से पेशेंट की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए हैं जो इससे कि आप ये करें। तो अगर आपको अपना खोलना है तो पहले थोड़ा किसी के अंडर में काम करिए, वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करिए और फिर अपने खोल सकते हैं। इसके अलावा और जो है ब्रांचेस जो आजकल आ रही हैं वो है आपका जेनेटिक्स। कई बीमारियां जो हैं हमको अपने जीन से मिलती हैं या फैमिली में हैं तो जीन से मिलती हैं। और बच्चों में भी हम देखते हैं कि कई बार लड़कियों में मिसकैरेजेस हो रहे हैं, लेडीज़ में, और उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो फिर हम जेनेटिक्स में जाते हैं और जेनेटिक्स वाले हम लोग को बताते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है और वेदर उसको और ट्राई करना चाहिए कि नहीं है, कि ये रीअपीयर हो जाएगी अगली प्रेगनेंसी में या नहीं होगी। और दूसरा है कि हम कम्युनिटी सर्विस में जा सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस में आप ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ कि आप डिजीज़ के बारे में, जो दूरगामी क्षेत्र होते हैं यूजुअली, उसमें आप जाके वहाँ पे अवेयरनेस के कैंप्स लगा सकते हैं। आप उनको बीमारियों के बारे में बता सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और आजकल एक और जो नई चीज़ आ गई है, आने वाली है, कई जगह तो आ भी गई है, देयर आर स्मॉल गैजेट्स लाइक टेलीफोन। तो
अब आजकल ये हो गया है कि वहाँ पे आपने वो उनसे आप वहाँ पे पेशेंट का ईसीजी ले सकते हैं, या पेशेंट का कोई आप इवन अल्ट्रासाउंड ले सकते हैं, और उसको आप एक हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं ओपिनियन के लिए, और वो उसको देख के उसकी ओपिनियन दे सकता है। तो ये जो है पेशेंट्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि उनको वहाँ से दूरगामी क्षेत्रों में भी ये सुविधा मिल सकती है। तो मैम ने काफ़ी अच्छी तरह से हमको गाइड कर दिया है कि हमें अगर गायनेकोलॉजी और ऑप्स में जाना है तो कैसे जाना है, और इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन चाहिए तो मैम ने उसके बारे में भी हमें बता दिया है कि एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन आप और क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या डिमांडिंग फील्ड चल रही हैं आजकल। तो अब मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे अनुभव रहे। पहला तो चैलेंज आपको ये रहा ही होगा कि कोई टाइम नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी जा सकते हो, आपको कभी भी कॉल आ सकती है, कोई खाने का टाइम नहीं है, और एक्चुअल में एक सेवा है जिसका कोई टाइम नहीं है, किसी को कभी भी परेशानी हो सकती है। तो इसके अलावा कोई आपको ऐसा चैलेंजिंग लगा इस जॉब में जो आप शेयर करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि ये चैलेंज आने वाले हैं आपके, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो? देखिए, जो चैलेंज मैंने फेस किए हैं वो ये है कि बहुत गंभीर मरीज़ आ जाते हैं, और कम से कम जो गढ़वाल में मैंने देखा है, जो गढ़वाल के दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक लेडी का बहुत महत्व होता है। तो अगर उनके घर में खेती हो रही है तो खेती भी लेडी करेगी, कटाई हो रही का सीज़न है तो भी वो करेगी, गाय ब्याह रही है तो भी वो करेगी, और लेडी की हेल्थ बिल्कुल लास्ट में आती है। तो हमने ये ऐसे केसेस जो पहाड़ों से आते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में आते हैं और इनको डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी मतलब हम ये एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि ठीक है, आपके पशु और ये पशु खेती वगैरह तो सब है ही है, लेकिन एक लेडी की भी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और अगर उसको कोई इस तरह की बीमारी है तो उसको थोड़ा जल्दी लाया जाए, क्योंकि ऐसे अवस्था में जहाँ पे कि उसको बहुत ब्लीडिंग हो गई है, 2, 3, 4 ग्राम है, बहुत मुश्किल हो जाती है बचाना और उसको करना। और इसी तरह इमरजेंसीज़ हम लोग की बहुत होती हैं, जो कि हम लोग को कभी कोई लेडी को हम डिलीवर किया, सब कुछ ठीक चला, उसके बाद सडनली उसको बहुत ज़्यादा खून आने लगा, तो उसको कैसे डील करना है। ब्लड बैंक अब बहुत अच्छा हो गया, हमारे यहाँ ब्लड बैंक एकदम से मिल गया है, यहाँ पे अच्छा है और खून मिल जाता है, तो उससे बहुत हम लोगों को सुविधा हो गई है। लेकिन जो आजकल हम लोग डॉक्टर्स लोग सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ फील कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग की एक अपने में एक सेफ्टी को नहीं फील कर रहे हैं। जो हम खुल के बहुत अच्छी तरह से काम करते थे, अब हम बहुत डर के काम करते हैं, क्योंकि अब ये माहौल आ गया है कि आप पेशेंट कैसा भी आए, आपके पास आया, आपने ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, और अगर उसके बावजूद वो पेशेंट की डेथ हो जाती है मान लीजिए, तो यहाँ पे रिलेटिव्स बहुत आपके गुस्सा करने लगते हैं, अस्पताल में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, और बहुत भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का काफ़ी वायलेंस होता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से भी बहुत कहा है कि हम लोग को सिक्योरिटी प्रदान करिए, और जब तक आप सिक्योरिटी प्रदान नहीं करेंगे, जब तक हम लोग किस तरह से काम एक अनफिट एनवायरनमेंट में किस तरह से ठीक से काम कर सकते हैं। तो कुछ हो रहा है, और इस चीज़ पर लोग भी समझें कि डॉक्टर तो हर मरीज़ को नहीं बचा सकता है, और इस तरह का व्यवहार करना जो है ये बिल्कुल गलत है। और अब इसके लिए प्रावधान बन रहे हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो कानून से भी आपको सज़ा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के फील्ड में आजकल।
चैलेंज सिक्योरिटी भी है एक, और जो वायलेंस हो रहा है मॉब की तरफ से, यानी जो हमारे क्राउड है, और अगर सडनली किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो जो वहाँ से वायलेंस शुरू होता है, तो वो उसका खंडन तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि वो वायलेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर की सेफ्टी नहीं रहेगी तो डॉक्टर कैसे करेंगे। और हर बार हर समस्या का हल डॉक्टर के पास नहीं होता है। वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर केस में क्या है, डॉक्टर की तरफ से कोशिश होती है, और अगर वो कोशिश करते हुए हैं और उस टाइम वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में तो अब वायलेंस मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा माध्यम है। तो मैम, आपने हमें बताया है कि किस तरह से डॉक्टर इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, और जो कि एक बड़ा मुद्दा है आने वाले समाज के लिए, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी रहेगी तो फिर डॉक्टर्स की कमी होती जाएगी। तो ऐसा कुछ है कि इनसिक्योरिटी की वजह से डॉक्टर बनना ना हो रहा हो, बच्चे रिज़ाइन कर रहे हो या बच्चे जाना ना चाह रहे हैं उस तरफ? बिल्कुल हो रहा है। जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि इवन बॉम्बे में एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं मतलब डॉक्टर के तो कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है ना, जब तक वो कर सकता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि करने में इतना एक फियर है, एक अपनी टेंशन है, अपने हेल्थ को भी, हेल्थ और अपना जो आपका नाम है सब, अब ये वायलेंस के मारे जो है वो दे फील वेरी वेरी इनसिक्योर। और मैंने ये भी देखा है कि जो लोगों ने ऐसा फेस किया है वो भी कहते हैं, और जो और डॉक्टर्स ने देखा है, तो अब इतना रुचि नहीं है उनको, उनके बच्चों को अपना इस फील्ड में जाने के लिए। तो ये तो एक समस्या का और एक गंभीर समस्या का मुद्दा है कि अगर डॉक्टर्स बच्चे नहीं बनेंगे तो फिर आगे डॉक्टर्स की कमी होती रहेगी, जिससे कि समाज को ही नुकसान होने वाला है। तो मेरा मानना है, और मेरी एक सलाह भी है सभी के लिए जो भी पॉडकास्ट को सुन रहा है, कि कृपया अब हमें समझना पड़ेगा कि डॉक्टर का प्रोफेशन आसान नहीं है, तो हमें डॉक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। मैम, मेरा एक प्रश्न आपसे है, जो कि आखिरी प्रश्न है, कि आप युवा वर्ग को क्या सलाह देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और आगे चाहते हैं कि हम एक इस्टेब्लिश और क्या सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाए? देखिए, अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए युवा फील्ड जो इस, एक तो जिनको डॉक्टर बनने की रुचि है वही इस फील्ड में आए। ये नहीं कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से कि नहीं वो उसके डॉक्टर है तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। तो अगर आपकी वाकई रुचि है तभी आप बनिए। और दूसरी बात है कि आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि एक बहुत कठिन कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है, और ये जीवन भर पढ़ाई चलती है। ये नहीं है कि आपने आज एमडी कर ली तो आप हो गए। उसमें भी आपके में कई नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई बीमारियां आती हैं, नई उनके इलाज के तरीके आते हैं। तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट लाइफ कि भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, और हमको एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जितना भी हमारा टाइम लगता है वो लगे, और आगे भी चल के हम इस चीज़ के लिए है कि हम बहुत आपको फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना बहुत टाइम आपको देना पड़ता है। तो अगर आप इस सब से आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो इससे बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है समाज के लिए और उसके सामाजिक हेल्थ के लिए। थैंक यू मैम, आपने जो हमें सलाह दी है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मैम का मैसेज पहुँचा हो, और आप अगर गायनोकोलॉजी एंड ऑप्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यूएबल लर्निंग्स मिली हों। और हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और चलते चलते मैं ज्योति स्वर्णिम वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और फिर हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।